भारतीय नागरिकता एक ऐसा विषय जो अक्सर चर्चा के केंद्र में रहता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी जटिल और लगातार बदलते कानूनी ढांचे की परतों को बहुत ही सरल तरीके से खोलेंगे, बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के। केवल तथ्यों और स्रोत सामग्री के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किसी राष्ट्र का नागरिक होने का असली मतलब होता क्या है। तो चलिए सीधे विषय पर आते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस चर्चा के रोडमैप पर एक नजर डाल लेते हैं। शुरुआत होगी नागरिक और विदेशी के बीच के बुनियादी फर्क से। फिर हम राष्ट्रीयता और अधिवास जैसे भारी भरकम कानूनी शब्दों को आसान भाषा में समझेंगे। इसके बाद संविधान के उन अहम अनुच्छेदों और 1955 के अधिनियम की बात होगी जो असल में नागरिकता तय करते हैं। और अंत में असम समझौते से लेकर आधुनिक CAA 2019 तक के सफर को देखेंगे। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल यही है कि जो लोग एक देश की सीमाओं के भीतर रह रहे हैं, उनमें से कौन वास्तव में उस राज्य का हिस्सा है और कौन सिर्फ एक मेहमान या विदेशी है। इस अंतर को एक बहुत ही आम जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए नागरिक घर के उन सदस्यों की तरह हैं जिनके पास घर चलाने, नियम बनाने और फैसले लेने का पूरा राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकार होता है। वहीं दूसरी तरफ विदेशी उन किराएदारों की तरह हैं जो उसी घर में रहते तो हैं, नियमों का पालन भी करते हैं, लेकिन घर के नियम तय करने में उनकी कोई आवाज नहीं होती। लेकिन क्या पूर्ण नागरिकता का मतलब सिर्फ अधिकार पाना है? बिल्कुल नहीं। यह एक दो तरफा रास्ता है। एक तरफ जहां वोट देने, चुनाव लड़ने या राष्ट्रपति जैसे उच्च पदों पर बैठने का विशेष अधिकार मिलता है, वहीं कुछ भारी जिम्मेदारियां भी आती हैं। टैक्स ईमानदारी से भरना और पूरे 52 सेकंड तक सावधान की मुद्रा में खड़े होकर राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, ये वो कर्तव्य हैं जो एक नागरिक को राष्ट्र से मजबूती से जोड़ते हैं। अब विदेशियों के मामले में भी कानून एक बहुत ही दिलचस्प अंतर करता है। क्या सारे विदेशी एक समान हैं? जवाब है नहीं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उनके मूल देश के भारत के साथ कूटनीतिक रिश्ते कैसे हैं। मित्र राष्ट्रों के नागरिकों को कुछ नागरिक अधिकार और अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तारी से सुरक्षा मिलती है, लेकिन अगर कोई ऐसे देश का नागरिक है जिसके साथ युद्ध जैसी स्थिति है, यानी शत्रु विदेशी, तो उसे ये कानूनी सुरक्षा बिल्कुल नहीं मिलती। इन बुनियादी परिभाषाओं के बाद अब कानून की थोड़ी और गहरी बारीकियों में उतरते हैं। दो ऐसे शब्द हैं जो अक्सर अच्छों को कंफ्यूज कर देते हैं: राष्ट्रीयता और अधिवास यानी डोमिसाइल। अधिवास या डोमिसाइल की बात करें तो ये एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ता है। भारत में किसी का भी राज्य स्तर का अधिवास नहीं होता। यह हमेशा पूरे देश का यानी केवल भारत का होता है। इसका सीधा सा मतलब है किसी जगह पर भौतिक रूप से रहने की सच्चाई और वहां हमेशा के लिए बसने का स्पष्ट और पक्का इरादा। और राष्ट्रीयता बनाम नागरिकता, ये तो और भी रोचक है। राष्ट्रीयता एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक छाता है। कोई व्यक्ति अपनी विरासत के कारण भारतीय राष्ट्रीयता महसूस कर सकता है, लेकिन नागरिकता वो एक बहुत ही सटीक, संकीर्ण कानूनी थप्पा है जो कागजी कार्रवाई और सक्रिय राजनीतिक अधिकारों की पुष्टि करता है। मतलब राष्ट्रीयता दिल से हो सकती है, लेकिन नागरिकता के लिए कानून की कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है। अब जरा सोचिए, 1947 के उस दौर में जब लाखों लोग सीमाओं के आर पार जा रहे थे, तब ये सब कागजों पर कैसे उतारा गया होगा? यहीं पर काम आते हैं हमारे संविधान के अनुच्छेद 5 से 11। बंटवारे की उस भयानक अफरा तफरी में संविधान बनाने वालों ने हर एक अनूठे हालात के लिए नियम बनाए। जो पहले से भारत में रह रहे थे उनके लिए अनुच्छेद 5, जो परमिट सिस्टम के जरिए पाकिस्तान से आए उनके लिए अनुच्छेद 6, जो पाकिस्तान जाकर वापस लौट आए उनके लिए 7, और जो दुनिया भर में बसे भारतीय मूल के लोग थे उनके लिए अनुच्छेद 8 बनाया गया। ये उस वक्त के हिसाब से एक अभूतपूर्व कानूनी व्यवस्था थी। और इसके बाद आते हैं अनुच्छेद 9, 10 और 11। ये कानून एक तरह से भविष्य के स्थायी पुल का काम करते हैं। जैसे ही कोई विदेशी नागरिकता लेता है, उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, अनुच्छेद 11 ने भविष्य की संसदों को ये असीमित शक्ति दे दी कि वे आने वाले समय की नई चुनौतियों के हिसाब से नागरिकता कानूनों को बदल सकें। और इसी संवैधानिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए संसद ने पारित किया नागरिकता अधिनियम 1955। ये वो कानून है जिसने देश का नागरिक बनने या नागरिकता खोने की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से तय किया। इस 1955 के कानून को याद रखने का एक बहुत ही शानदार और आसान तरीका है BRAND या ब्रांड,
जन्म, पंजीकरण, किसी नए क्षेत्र का भारत में शामिल होना, देशीकरण और वंश। ये वो 5 आधिकारिक रास्ते हैं जिनसे कोई व्यक्ति कानूनी रूप से भारतीय बन सकता है। समय के साथ कानून कैसे सख्त होता गया, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण जन्म से नागरिकता का नियम है। 1987 से पहले भारत में जन्म लेने वाला कोई भी बच्चा सीधा नागरिक बन जाता था। फिर जनसांख्यिकीय बदलावों को देखते हुए नियम बदला, कम से कम एक माता या पिता का भारतीय होना जरूरी कर दिया गया। और 2004 के बाद से तो नियम और कड़े हो गए, या तो दोनों भारतीय हो या कम से कम एक भारतीय हो और दूसरा अवैध रूप से भारत में न रह रहा हो। देशीकरण या नेचुरलाइजेशन की राह भी कोई आसान नहीं है। इसके लिए कुल 12 साल का निवास, बेदाग चरित्र और संविधान की किसी एक मान्यता प्राप्त भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है। लेकिन हाँ, यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत अपवाद है। अगर कोई व्यक्ति विज्ञान, साहित्य, दर्शन या विश्व शांति के क्षेत्र में असाधारण योगदान देता है, तो सरकार उसे इन कड़ी शर्तों में विशेष छूट देकर नागरिकता दे सकती है। अब तक हमने बुनियादी कानून समझे, लेकिन दक्षिण एशिया की बदलती भू-राजनीति ने समय समय पर इन कानूनों में बदलाव की मांग की है। तो आइए देखते हैं कि कैसे आधुनिक समय में इन कानूनों को लागू और संशोधित किया गया। इस कड़ी में सबसे प्रमुख है असम समझौता। पूर्वी पाकिस्तान से आए प्रवासियों को लेकर इसमें साफ कट ऑफ तारीखें तय की गईं। 1966 से पहले आने वालों को पूरी नागरिकता मिली। 1966 से 1971 के बीच वालों को 10 साल के इंतजार के बाद वोटिंग का अधिकार मिला। और 24 मार्च 1971 के बाद आने वालों को स्पष्ट रूप से अवैध प्रवासी मानकर निर्वासन की श्रेणी में डाल दिया गया। ये कानून और जनसांख्यिकीय चिंताओं के बीच संतुलन बनाने की एक बड़ी कोशिश थी। लेकिन एक सवाल अभी भी खड़ा था। अगर कोई विशिष्ट समुदाय पड़ोसी देशों में अपने धर्म की वजह से उत्पीड़न का शिकार हो रहा हो और शरण मांगने आए, तो ये कानूनी ढांचा कैसे काम करेगा? इसी सवाल के जवाब में लाया गया 2019 का बहुचर्चित नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA। स्रोत सामग्री के अनुसार ये कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न से बचकर आए 6 अल्पसंख्यक समूहों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई के लिए देशीकरण की प्रक्रिया को तेज करता है। इनके लिए 11 साल के निवास की शर्त को घटाकर 5 साल कर दिया गया, बशर्ते वे 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए हों। इस कानून के ढांचे को निष्पक्ष रूप से समझने के लिए ये देखना भी जरूरी है कि इसमें क्या शामिल नहीं है। इस फास्ट ट्रैक प्रक्रिया में उन मुस्लिम अल्पसंख्यक संप्रदायों को नहीं रखा गया है जो उन देशों में सताए जा रहे हैं। न ही इसमें यहूदियों या नास्तिकों का जिक्र है। साथ ही श्रीलंका या म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों को भी इस संशोधन के दायरे से बाहर रखा गया है, जहां ज्ञात शरणार्थी संकट रहे हैं। इन सब कानूनों, अनुच्छेदों और संशोधनों के सफर से एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। राष्ट्रीय पहचान कोई रुकी हुई चीज नहीं है। ये अधिकारों, कर्तव्यों और सीमाओं का एक लगातार बदलता हुआ संतुलन है। इसे इतिहास ने आकार दिया है और भविष्य की जरूरतें इसे लगातार नया रूप देती रहेंगी। और ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आने वाले समय में इस राष्ट्र का हिस्सा होने की परिभाषा और क्या नए मोड़ लेगी।